हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं लेकर के आ गया हूं रसायन विज्ञान का महा रिवीजन क्लास। जी हां, मुझे पता है कि आप लोग अपना पूरे रसायन विज्ञान का सिलेबस पढ़ चुके हैं, यानी 11th में जितनी रसायन विज्ञान है 14 अध्याय आपका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो सारी चीजें अगर एक बार फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाता तो बहुत आराम हो जाता। यानी वो सारे अध्याय की वो सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो सारी चीजें जो निचोड़ है, जो हमेशा आपको काम आता रहेगा, वो सारा रिवीजन हो जाता तो आपको बहुत आराम मिल जाता, क्योंकि अब तक आप काफी चीजें भूल चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम उन्हीं सारे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हमारे आगे के लिए जरूरी है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट जेईई मेंस 11 मतलब 12th सब के लिए जरूरी है। तो हम अध्याय 1 से रिवीजन करना शुरू करेंगे। आज की क्लास में मैं अध्याय 1, ध्यान से सुन लीजिए, अध्याय 1, 2 और 3, इन तीनों अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का रिवीजन करने वाला हूं। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। बहुत छोटा सा वीडियो है, आराम से देखते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या आप तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो कॉपी पेन उठा लीजिए, शुरू करते हैं रिवीजन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस शानदार क्लास में। सबसे पहले मैं अध्याय 1 की बात करूं तो अध्याय 1 में आपने रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े होंगे। साथियों बताइए, पढ़े हैं कि नहीं। आप कहोगे हाँ सर, हमने रासायनिक संयोजन के नियम तो पढ़े हैं, लेकिन रासायनिक संयोजन के नियम में एक नियम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आज हम उसको जानते हैं। उस नियम का नाम है पदार्थ की अनस्वरता का नियम। इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। तो पदार्थ की अनस्वरता का नियम, ये भाई साहब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेवोसियर। जी हाँ, ये वही लेवोसियर हैं जिन्हें रसायन विज्ञान का पिता यानी जनक कहा जाता है। तो जब कोई नियम रसायन विज्ञान के जनक दे रहे हैं तो इसका मतलब वो बहुत ही जरूरी होगा। जी हां, तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, इस नियम का प्रतिपादन 1774 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेवोसियर ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद यानी प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात मैं कहूं कि अगर मेरे पास a प्लस बी, ध्यान से देखिएगा, उदाहरण देखिए, मान लो अगर मैं कहूं कि मेरे पास a प्लस बी कोई अभिकारक है, a प्लस बी मेरे पास कोई अभिकारक है a प्लस बी, और मैं ये कहता हूं कि इन a प्लस बी का जो वजन है, मान लेता हूं वो कितना है, 50 ग्राम है। इन दोनों का, ये a प्लस बी का वजन है, ये 50 ग्राम है। तो अभिक्रिया हो जाने के बाद, मान लो ये अभिक्रिया हो गई और ये ए बी उत्पाद बना दिए। क्या बना दिए इन्होंने, उत्पाद के रूप में AB बनाया। तो पहले अगर हमने 50 ग्राम लिया था तो अभिक्रिया के बाद भी जो उत्पाद बनेगा वो भी कितना होगा, 50 ग्राम होगा। ना तो कोई भी परमाणु इसमें उत्पन्न हो सकता है, ना ही कोई परमाणु नष्ट हो सकता है। इसको शॉर्ट रूप से ये कहा जा सकता है। समझ गए। तो सीधा सीधा इन्होंने कहा कि किसी भी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, जैसे हमने यहां 50 ग्राम लिया है अभिकारक का कुल द्रव्यमान, प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी प्रतिफल क्या हो गया, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जी हां, बिल्कुल सही बात है, कुल द्रव्यमान के बराबर है। इसी को इन्होंने शॉर्ट रूप में कहा कि पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो ना तो पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कोई एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या लेंगे सर, भाई अब थोड़ा सा सब्र रख लो, अब आए हो तो सारे एग्जाम्पल लेंगे, सारी चीजें समझाएंगे, काहे चिंता करते हो, इतना चिंतित होना अच्छी बात नहीं है। चलिए आपको एक एग्जाम्पल से और समझाता हूं। जैसे आप देखते हो कि अगर आपने H2 ले लिया प्लस O2 ले लिया, इन दोनों से क्या बनता है, तो आप जानते हो कि सर H2 और O2 अभिक्रिया करके H2O बनाते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप गौर से देखिए तो आप क्या करते हो, थोड़ी ही समय बाद आप देखते हो कि यहां 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। यहां 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब यहां पर 1 ऑक्सीजन ज्यादा है। इस तरफ देखो ना, इस तरफ 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ही ऑक्सीजन है। तो आप क्या करते हो, रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करते हो। क्यों बैलेंस करते हो,
क्यों बैलेंस करते हो? इसीलिए कि ताकि वो इस नियम का पालन कर सके, मतलब अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर हो सके। अभी बराबर नहीं है। कैसे? जैसे हाइड्रोजन का जो भार होता है वो 2 ग्राम है। हाइड्रोजन का भार कितना है? 2 हाइड्रोजन का भार 2 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन का भार, एक ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 16 32 ग्राम हो गया। तो 32 और 2 कितना हो गया? 34 ग्राम। तो मतलब आपके पास अभिकारक कुल कितना है? तो अभिकारक कुल 34 ग्राम है। कितना है? 34 ग्राम। और इधर अगर उत्पाद देखो तो जल है, जल में 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम हो गया और एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 16 2 18 ग्राम है, इधर 18 ग्राम है। तो क्या ये सही है? तो पदार्थ की अनस्वरता के नियम के अनुसार ये सही नहीं है। पदार्थ के अनस्वरता के नियम के अनुसार ये सही नहीं है। मतलब इधर तो आ रहा है 34 ग्राम, अभिकारक 34 ग्राम है, लेकिन उत्पाद 18 ग्राम बन रहा है, अर्थात ये अनस्वरता का नियम का पालन नहीं कर रहा। इसका मतलब यह अभिक्रिया गलत है। तो इस अभिक्रिया को सही करने के लिए हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। मतलब बैलेंस करने का जो प्रचलन है वो यहीं से आया, इसी नियम के बाद आया। तो हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, दोनों तरफ परमाणुओं को बराबर करते हैं। कैसे? हम यहां पर 2 हाइड्रोजन, मतलब एक H2 के अणु था, यहां पे 2 लगाते हैं ताकि 2 दूना 4 अणु, 4 परमाणु हाइड्रोजन के हो जाएं, यानी कुल मिलाकर के हाइड्रोजन के 2 अणु लेते हैं। ठीक है, साथ में ऑक्सीजन आपके पास 2 ही रहता है। अब उसके बाद जहां पर H2O आपका 1 बना था, यहां 2 लगा देते हैं ताकि 2 H2O के अणु बन जाएं। ठीक है सर, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, और एक ऑक्सीजन इधर है और इधर 2 लगा है, तो 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर, मतलब अब बराबर हो गया। अब इनके भार देखते हैं, तो भाई 4 हाइड्रोजन का भार होगा 4 ग्राम प्लस, और ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 32, तो 32 और 4 कितना हुआ? 36 हो गया सर। 32 4 36 ग्राम, तो 36 ग्राम इधर आ रहा है आपका अभिकारक। उत्पाद देख लो तो भैया जल में आपका हाइड्रोजन कितना है? तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन है प्लस 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, तो 32 4 36 ग्राम। देखो 36 ग्राम इधर भी है और 36 ग्राम इधर भी है, मतलब अब ये है एकदम से करेक्ट। अब यह पदार्थ की अनस्वरता के नियम का पालन कर रहा है, अर्थात ना तो कोई पदार्थ नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं। जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा अभिक्रिया के बाद, उतना उत्पाद का द्रव्यमान होना चाहिए। इसीलिए हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। समझ गए? तो इसी को कहते हैं पदार्थ की अनस्वरता का नियम, इसलिए यह पढ़ना जरूरी था। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी सही मानी जाएगी जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ अणु परमाणु बराबर हों। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब है वह अभिक्रिया सही नहीं है, वह अभिक्रिया अधूरी है। जी हाँ, चलिए अब आगे चलते हैं। तो यह पहला नियम था जो बहुत जरूरी था। अगली बात करें तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यह भी आपके पहले अध्याय का पार्ट है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या अनस्वरता का नियम क्लियर हो गया? ना तो पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हो ना पदार्थ को नष्ट कर सकते हो, सिर्फ घटा या बढ़ा सकते हो। तो हमने अणुओं को घटा बढ़ा लिया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है? अब ध्यान से सुनिएगा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एक मौलिक वैज्ञानिक सिद्धांत है। कैसा है जी? मौलिक वैज्ञानिक सिद्धांत है। मौलिक का मतलब होता है मूल विज्ञान का सिद्धांत है। मूल मतलब शुरुआती विज्ञान का सिद्धांत है। चलिए ठीक है, जो यह बताता है, क्या बताता है? कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों, दुनिया का जितना भी पदार्थ है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों जिन्हें परमाणु कहा जाता है से मिलकर बने होते हैं। जी हां, मतलब दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो सब अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। कौन कहता है? डाल्टन का सिद्धांत कहता है। मतलब पदार्थ कौन है? तो हर वह वस्तु जिसका कुछ वजन है और जो स्थान घेरता है वो पदार्थ होगा। जैसे मैं एक पदार्थ हूं, तुम एक पदार्थ हो, तुम्हारा वजन है, तुम स्थान घेरते हो। इस कमरे में हवा है, हवा स्थान घेर रही है, हवा एक पदार्थ है। जो कुछ भी हम आंखों से देख पाते हैं सब पदार्थ है। हर वह वस्तु जो आंखों से दिखाई नहीं देती परंतु जगह घेरती है तो वो पदार्थ है। तो कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान है और जो जगह घेर रहा है वो पदार्थ होती है। ठीक है सर, तो दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं यानी सभी वस्तुएं
लकड़ी, कुर्सी, मेज, तखत, दरवाजा, आदमी, मनुष्य, जीव, कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, भालू, सब कुछ, आलू, मूली, गाजर, कितना भी कुछ भी जो तुम देख सकते हो वो सब पदार्थ है। और ये सब किससे मिलकर के बना है? छोटे छोटे कणों से, जिनको सूक्ष्म कण कहते हैं। और इन सूक्ष्म कणों का नाम होता है परमाणु। तो डाल्टन ने कहा कि दुनिया की समस्त वस्तुएं छोटे छोटे सूक्ष्म कणों, जिन्हें परमाणु कहा जाता है, से मिलकर बने होते हैं। इस सिद्धांत ने पदार्थ की संरचना के बारे में हमारी समझ को काफी बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्या किया? हमारी समझ को इतना परिवर्तित कर दिया कि हम अब यह जानने लगे कि दुनिया की कोई भी वस्तु एकल नहीं है, अकेली नहीं है, वो अकेले नहीं बनी है, वो सारी के सारी छोटे से छोटे कणों से मिलकर के बनी है। और यह क्रांतिकारी बात साबित हुई। चलिए, क्या क्रांतिकारी बात साबित हुई? अब देखो, डाल्टन ने कुछ इस प्रकार से किया होगा, जैसा मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मान लो डाल्टन एक बार अपने घर पे बैठे थे। कहां बैठे थे? घर पे बैठे थे। उनके पास कोई काम नहीं था, तो वे एक पत्थर का टुकड़ा लिए। क्या लिए? पत्थर का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा। अब एक बात बताओ, पत्थर का टुकड़ा क्या है? इस कहानी का हकीकत से कोई संबंध नहीं, लेकिन सिखा के जाएगी कॉन्सेप्ट। ये मान लो पत्थर का टुकड़ा है। इस पत्थर के टुकड़े को तोड़ने लगे। क्या करने लगे? तोड़ने लगे। उनको मजा आने लगा, इसको तोड़ने लगे, तोड़ने लगे, तोड़ने लगे। तोड़ते तोड़ते उनको मजा आने लगे, गए खिड़की दरवाजा सब बंद करके इसको तोड़ने लगे, तोड़ने लगे, तोड़ने लगे, तोड़ने लगे। इसको इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि अब इसे दूसरे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता था। और इसी को इन्होंने कह दिया परमाणु। क्या कह दिया? परमाणु। तो पत्थर का टुकड़ा क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है। पत्थर का टुकड़ा एक पदार्थ है। और इन्होंने इस पदार्थ को तोड़ते गए, इतना तोड़ा कि अब एक ऐसा कण बच गया था जिसको दूसरे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो भैया डाल्टन ने कहा कि यही है वो परमाणु, जिस परमाणु से मिलकर दुनिया के समस्त पदार्थों का निर्माण हुआ है, दुनिया के समस्त पदार्थ बने हैं। अब डाल्टन ने कह दिया कि यह परमाणु है, मतलब कोई भी पदार्थ किससे बना है? इस छोटे वाले कण से बना है। इस छोटे वाले कण को परमाणु कहते हैं। और इन्होंने कह दिया कि ये जो परमाणु है ये अविभाज्य है, इसको दूसरे भागों में नहीं बांट सकते। तो भैया क्या बताया इन्होंने? परमाणु की परिभाषा दे दी। क्या दे दिया? चलो परमाणु की परिभाषा बनाओ। तो परमाणु क्या है? तो भैया पदार्थ का सबसे छोटा कण, सीधा सीधा पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। तो इन्होंने कहा जो पदार्थ का सबसे छोटा कण है उसे हम कहते हैं परमाणु। सीधा सीधा डाल्टन ने ऐसा कह दिया। और दुनिया के सभी वस्तुएं परमाणु से मिलकर बनी हैं। चलिए ठीक है सर, डाल्टन की हम इस बात का वेलकम करते हैं, सम्मान करते हैं। डाल्टन ने कुछ 5 बातें अपने परमाणु मतलब मॉडल में बताई। क्या क्या बताई? सबसे पहली बात कि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने हैं, जो कि अभी हम चर्चा कर रहे थे। दूसरी बात बताई कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, मतलब परमाणु को तुम दूसरे छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते। परमाणु एकल है, इसका अकेला अस्तित्व है। परमाणु को तुम दूसरे भागों में तोड़ ही नहीं सकते। यह अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो किसी तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और गुण समान होते हैं। अब फिर ये दूसरी बात कहे कि मान लो अगर कोई एक तत्व है तो एक ही तत्व के चाहे जितने परमाणु हों वो एक जैसे होंगे। जैसे सल्फर का एक परमाणु, सल्फर का दूसरा परमाणु, सल्फर का तीसरा परमाणु, सल्फर का चौथा परमाणु, सल्फर का 5वां परमाणु, सल्फर का 6वां परमाणु। एक तत्व हो गया सल्फर। अब सल्फर के चाहे दुनिया में जितने परमाणु होंगे वो सब एक जैसे होंगे। जी हाँ, सब एक जैसे, एक जैसा साइज, एक जैसा कलर, एक जैसा उनके अभिक्रियाएं, एक जैसा भौतिक गुणधर्म, एक जैसा रासायनिक गुणधर्म, सेम टू सेम 2 कॉपी होगा। तो क्या कह रहे हैं कि किसी तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और गुण, मतलब इनका वजन और इनका जो भी गुण है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, वो सब एक जैसा होगा। दूसरी बात क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और गुण में भिन्न होते हैं। इन्होंने कहा अलग अलग तत्वों के परमाणु, मतलब जैसे एक सल्फर हो गया, एक ऑक्सीजन का परमाणु हो गया। मान लो ये ऑक्सीजन के परमाणु हैं, मान लो ये ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो सल्फर के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में क्या होंगे? परमाणु ये भी है, परमाणु वो भी है, परंतु ये क्या है? ये सल्फर के परमाणु है, ये अलग तत्व है। और ये क्या है? ये ऑक्सीजन के परमाणु है।
और सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग तत्व हो गए तो ये अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं। तो इन परमाणुओं का आपस में गुण भी अलग होगा, इन परमाणुओं का आपस में वजन भी अलग होगा। यानी कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो गुणधर्म में और द्रव्यमान में अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्या बढ़िया बात बताई। फिर बताया कि यौगिक सरल अनुपात में परमाणुओं के संयोजन से बने होते हैं। इन्होंने कहा दुनिया में जितने यौगिक हैं वो सब परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं और सरल अनुपात में बनते हैं। जैसे कोई यौगिक ले लो, जैसे एक मैंने यौगिक ले लिया, क्या यौगिक ले लिया, जैसे सपोज दैट मैंने यौगिक में जल ले लिया। जल 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। कौन कौन सा? 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के। ये सरल अनुपात है, 2:1। जैसे CO2 ले लो, एक यौगिक है, 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 1:2, सरल अनुपात है। तो यौगिक जो बनते हैं वो परमाणुओं के सरल अनुपात से बनते हैं। ठीक है, तो यौगिक सरल अनुपात में परमाणुओं के संयोजन या जुड़ने से बनते हैं। कोई भी यौगिक ले आओ वो सब परमाणुओं के सरल अनुपात में जुड़ने से बना होगा। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज का यौगिक है, इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। भैया 6 1 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 1 कम 6, यानी 1:2:6 1। मतलब ये भी क्या है? सरल अनुपात है। कोई भी यौगिक लाओगे वो किससे बना है? सरल अनुपात से मिलकर के बना हुआ है। क्या बात है गुरुजी, मजा आ गया। तो भाई डाल्टन ने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताई थी। ठीक है, तो ये डाल्टन की बात हो गई। अब आओ कुछ और बातें जानते हैं परमाणु क्रमांक के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जान लेना। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? अब हर परमाणु का एक नंबर होता है ना। जैसे आजकल दुनिया में बहुत ढेर सारे आदमी हैं कि नहीं? दुनिया में देखो असंख्य आदमी हैं, असंख्य तो नहीं है, संख्या है इनकी, गिना जा सकता है ना। कितने आदमी हैं तुम्हारे गांव में? चलो ले लो 500,000 आदमी है तुम्हारे गांव में। अब वो 500,000 आदमी में सबके पास नंबर है ना। वो कहता है मेरा नंबर, जैसे मेरा नंबर है 99 36 96 48 50, सॉरी सबका इस तरह नंबर होता है। जैसे मेरा है 96 96 12 52 89। इसी तरह किसी का और होता है, किसी का और होता है, किसी का और होता है, सबका नंबर होता है 96 96 12 52 89। ये मेरा नंबर हो गया। कुछ तुम्हारा होगा 99 36 पता नहीं क्या 48 मतलब सबका नंबर होता है ना। वैसे ही दोस्तों हर परमाणु का एक नंबर होता है, उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु टोटल कितने हैं? तो अगर देखा जाए तत्व कितने हैं तो 118, तो परमाणु भी 118 प्रकार के हैं। लेकिन सभी परमाणुओं का एक नंबर होता है। कैसे? जैसे हम लोग का मोबाइल नंबर होता है वैसे परमाणुओं का परमाणु क्रमांक होता है ना। उसको परमाणु संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 6 है तो ऑक्सीजन का नंबर 6 है। सल्फर का क्या होता है? 16 होता है। क्लोरीन का 17 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है। हीलियम का 2 होता है। सबका है। सोडियम का 11 होता है। Mg का, मैग्नीशियम का 12 होता है। कैल्शियम का 20 होता है। पोटेशियम का 19 होता है। सबका एक नंबर होता है। इसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, अब ये जो नंबर आता है ये कहां से आता है? नंबर ये नंबर आता है प्रोटॉनों की संख्या से। मतलब ये नंबर सीधा सीधा प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। कैसे? जैसे ध्यान से सुनना, किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो पहली बात तो परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो जेड बराबर ऑक्सीजन के लिए 6 लिखोगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 6 है ना, तो जेड बराबर 6 है ऑक्सीजन के लिए। सल्फर का 16 है तो सल्फर के लिए जेड बराबर क्या होगा? जेड बराबर 16 होगा। क्लोरीन का 17 है तो क्लोरीन के लिए जेड बराबर 17 होगा, क्योंकि जेड का मतलब है परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक क्या है? तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या है। मतलब इसका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक अगर 6 है तो इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन है। जी हाँ, 6 प्रोटॉन है। इसका मतलब गुरुजी अगर सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है तो सल्फर के पास 16 प्रोटॉन है। हाँ भाई 16 प्रोटॉन है। अगर क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तो इसका मतलब 17 प्रोटॉन है। हाँ भाई 17 प्रोटॉन है। मतलब जिसका परमाणु क्रमांक जो होगा, जिसका परमाणु क्रमांक जो होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। करेक्ट? ठीक है सर, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक। एक चीज और ध्यान से सुन लो। क्या सुन ले सर? एक चीज और ध्यान से सुन लो। क्या बाबा? वो भी बता दीजिए। चलो उस पर भी आते हैं दोस्त, बहुत ध्यान से सुनना। क्या ध्यान से सुनना? सुनो एक चीज और,
देखो प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के, इलेक्ट्रॉन की संख्या के। ये बात भी तुमको याद रखना है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या सेम बराबर होती है। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 6 है। इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या बात है गुरुजी। अगर क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तो इसका मतलब इसमें 17 प्रोटॉन है जिन पर धनावेश है और 17 इलेक्ट्रॉन भी हैं। फिर जैसे मान लो गुरुजी सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो इसका मतलब सोडियम में परमाणु क्रमांक कितना हुआ, 11, अर्थात इसका मतलब हुआ 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो गुरुजी एक बात बताइए, क्या तो फिर यहां पर परमाणु क्रमांक को प्रोटॉनों की संख्या ही क्यों कहा गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल सकती है, प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदल सकती। इसका लॉजिक ये है कि देखो भाई, कोई भी अगर तुम्हारे पास परमाणु है, कोई भी परमाणु है, तो उस परमाणु में प्रोटॉन कहां पाए जाते हैं, प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं, बाहर पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन नहीं निकाला जा सकता। ठीक, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या के बराबर परमाणु क्रमांक माना गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं। मान लो किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया एक ठो, तो एक ठो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसका मतलब उसका परमाणु क्रमांक कम हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन नहीं निकाला जा सकता। तो इसीलिए भैया जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या घट या बढ़ सकती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट या बढ़ सकती है, घट या बढ़ सकती है, बढ़ सकती है। यह बात भी नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट या बढ़ सकती है, हमेशा इन बातों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाँ गुरुजी ये क्लियर हो गया। तो भैया परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, किसी भी तत्व का एक नंबर होता है, मतलब जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं वह परमाणु क्रमांक कहलाता है। परमाणु क्रमांक जो है गुरुजी वो प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। लेकिन गुरुजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहा जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या घट या बढ़ सकती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या घट या बढ़ नहीं सकती। बहुत आगे जाएगा बेटे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तुमने समझ लिया है। भाई इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो भैया ले लो, नहीं तो हम चलते हैं अब आगे परमाणु द्रव्यमान में। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अब अगला क्या है, अगला है परमाणु द्रव्यमान। अगला क्या है, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या है गुरुजी, तो परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है, इसको परमाणु भार भी कहते हैं, इसको द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, इसे न्यूक्लियन भी कहते हैं। मतलब परमाणु का वजन कैसे निकालते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान को ए से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान है, जो वजन है, उसको ए से प्रदर्शित किया जाता है। और किसी भी परमाणु का द्रव्यमान है जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो भैया इस बात को नोट कर लीजिए, क्या नोट कर लें कि परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के, न्यूट्रॉन की संख्या के। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के। अब परमाणु द्रव्यमान को ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन की संख्या को पी से प्रदर्शित करते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं। करेक्ट। तो जब भी किसी का परमाणु द्रव्यमान निकालना हो तो उसके प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। तो सर अब उदाहरण दीजिए, अब आप बताइए उदाहरण में कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा। तो ऑक्सीजन का ए मतलब परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। अब कैसे बताओगे गुरुजी, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है,
इसका मतलब सर प्रोटॉनों की संख्या तो पता चल गई 8, तो परमाणु द्रव्यमान A बराबर प्रोटॉनों की संख्या तो 8 पता चल गई, लेकिन गुरुजी अब दिक्कत यह है कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे पता चलेगी, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए जानते हैं न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो भैया सुनिए, किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। भैया द्रव्यमान संख्या से क्या करना है, परमाणु क्रमांक को घटाना है। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या जब निकलेगी जब द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक को घटाओगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है सर कि सर जब द्रव्यमान संख्या ही नहीं पता तो न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो आपके आवर्त सारणी में दिया रहता है ऑक्सीजन, जैसे लिखा है इसके ऊपर लिखा होता है 16, क्या लिखा होता है 16, तो ये 16 इसका द्रव्यमान संख्या है। जैसे और कोई ले लो, जैसे कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और ऊपर लिखा रहेगा द्रव्यमान संख्या 12, क्या लिखा रहेगा 12, क्या लिखा रहेगा 12। तो अब यहीं से आप निकाल सकते हो प्रोटॉनों की संख्या कैसे। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होती, सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, n बराबर a माइनस जेड, है ना, न्यूट्रॉन की संख्या a माइनस जेड। तो भाई एक बात बताओ, 16 में से 8 गए, मतलब द्रव्यमान संख्या कितना है 16 है, इसमें से अगर आप 8 घटा दिए परमाणु क्रमांक तो क्या बचेगा 8, मतलब 8 प्रोटॉनों की संख्या। और ये 8 8 क्या हो गया 16। अब ये 8 8 क्या हो गया, तो 8 8 जोड़ोगे तो A बराबर क्या आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16, तो ये 16 आ जाता है। मतलब किसी भी परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान है वो उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान आवर्त सारणी में ऑलरेडी सब तत्वों का निकाल के दे रखा है। परमाणु द्रव्यमान पता होने पर आप न्यूट्रॉनों की संख्या आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है गुरुजी, अब आगे आ जाइए। तो न्यूट्रॉनों की संख्या, जैसे मान लो कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु द्रव्यमान 12 है, कैसे ज्ञात करोगे। तो n बराबर नाइट्रोजन, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर a माइनस पी, मतलब द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन। तो भैया नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन कह रहा हूं, न्यूट्रॉन बराबर कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो परमाणु सॉरी प्रोटॉनों की संख्या कितना है 6, क्योंकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या होती है। ए मतलब द्रव्यमान संख्या कितनी है 12, तो 12 प्लस 6, माफ करना प्लस नहीं माइनस है, तो 12 माइनस 6, मतलब न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 12 में 6 घटा दो 6, तो इसका मतलब इस कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, जिन दोनों का योग क्या है 12, और ये जो 12 आपका है यह इसके द्रव्यमान संख्या है। ठीक है सर, तो भैया किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक को हटा देते हैं। तो इन बातों को याद रखना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अब आते हैं आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होता है भैया, आणविक द्रव्यमान के बारे में गुरुजी बता दीजिए। तो आणविक द्रव्यमान में जान लो, तो देखो अणु में उपस्थित समस्त परमाणु के भार को आपस में जोड़ देते हैं, प्राप्त संख्या आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। कोई भी अणु लो, जैसे H2O, जैसे H2O, इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा भैया, इसमें जितने भी परमाणु हैं सबका द्रव्यमान जोड़ दो। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन का परमाणु 1, 2 हाइड्रोजन के परमाणु मतलब 2, तो एक हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन के परमाणु का 2 हो जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन के परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या है यानी भार है वो 16 होता है। तो 16 2 18, कितना आ गया बाबू 18 आ गया। जैसे CO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, सारे परमाणु जो इसमें है इन सब के द्रव्यमान को जोड़ दीजिए। तो कार्बन का जो द्रव्यमान है कितना होता है, तो कार्बन का गुरुजी द्रव्यमान संख्या 12 होती है, 12 हो गया, है ना। परमाणु क्रमांक के लगभग 2 गुना, याद रखना परमाणु क्रमांक के लगभग 2 गुना परमाणु द्रव्यमान होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसके 2 गुना ले लो 16 इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। कितने परमाणु हैं 2, तो एक का 16, 2 है तो गुणे 2 कर लो बराबर 16 गुणे 2, तो 16 दूना 32 और 12, तो गुरुजी 44 हो गया। कितना हो गया 32 और 12 44, तो इसका परमाणु आणविक द्रव्यमान आ गया। तो किसी भी अणु का अगर तुमको द्रव्यमान निकालना है तो भैया तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा गुरुजी, काम यो करना पड़ेगा लाला, क्या मारा गोली, मारा गोली मारा। अगर हमरे प्यार में ताकत हुई तो तोहरे बंदूक से निकली हुई गोली आज हमरा के आई लव यू बोली, मारा गोली। अरे सॉरी, ये रील का असर है। हम कहाँ थे, हम थे किसी भी
अणु का अगर तुम्हें द्रव्यमान चाहिए तो उस अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ दीजिए, बस काम खत्म। ठीक है गुरुजी, समझ गए, मान गए। अब आगे चलिए। चलिए जी, चलिए, रिवीजन बढ़िया चल रहा है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। मतलब अध्याय 1 में सारी चीजें जो हमको जाननी चाहिए थी सीख ली। अब अध्याय 2 में आ चुके हैं। अध्याय 2 में हम पढ़ रहे हैं इस समय, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक। सबके परमाणु क्रमांक आपको याद रखने हैं 1 से 30 तक। ठीक है, परमाणु क्रमांक हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बता देता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए पहले तुमको ये याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? तो भैया इस चीज को बना लो, 1s 2s 2p 3s 3p 1 सेकंड 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 6d 4f 5f, ये सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। इसको पूरा बना लीजिए। इलेक्ट्रॉन इधर से प्रवेश करता है 1s से, फिर 2s में जाता है, फिर 2p फिर 3s में जाता है, 3p फिर 4s में जाता है, 3d 4p 5s में जाता है, 4p 5p इस तरह से घूमता हुआ बाहर निकल जाता है। इसको आपको इस क्रम को याद रखना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले जाता है 1s में, तो आपको याद रखना है 1s, फिर याद जाता है 2s में, फिर याद रखना है 2s, फिर कहाँ जाता है घूम करके, ये इसी तरह चलता रहता है, इसी तरह चलता रहता है, इसी तरह चलता रहता है। ठीक है, इसी तरह चलता है। तो 2s के बाद कहाँ गया? 2p में, तो भैया 2p में जाता है। फिर कहाँ जाता है? 2p से घूम करके आता है 3s में, तो भैया 3s में चला गया। फिर 3s से कहाँ जाता है? घूम करके 3p में, फिर गुरुजी वो 3p में चला गया। फिर 3p से घूम करके कहाँ आता है? 4s में, भैया 4s में चला गया। फिर 4s से घूम करके कहाँ जाता है? 3d में, मतलब 3d में चला गया। 3d के बाद फिर कहाँ जाता है? 4p में। यही क्रम आपको लेकर के चलते रहना है। ठीक है, हाँ गुरुजी ठीक है, हम लेकर चल देंगे। अब दूसरी बात, एक चीज याद रख लो। क्या याद रख लें भैया? देखो यहाँ पे S आ रहा है, P आ रहा है, D आ रहा है ना, SPD। अब दे, इनको उपकोष कहते हैं, उपकोष। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरोगे ये जान लो, उपकोष। तो भैया इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरते हो? उपकोष हैं S P D और F। जहां तुमको S मिले, जहां तुमको S मिले, जैसे यहाँ पे S मिला, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। S में 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। जहां तुमको P में 6 इलेक्ट्रॉन भर देना, 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते। जहां तुमको D मिले, D में 10 भर दो, 10 से ज़्यादा नहीं भर सकते। जहां तुमको F मिले, F में 14 से ज़्यादा नहीं भर सकते। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आपको भरनी है। ठीक है, ओके। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू करो। कहां शुरू करोगे? 11 परमाणु क्रमांक का मतलब क्या हुआ? इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। शुरू करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे शुरू करोगे? पहले 1s लिखोगे, 1s। s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2 से ज्यादा नहीं, तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आओ किस में? फिर आओ 2s में, तो 2s। s में कितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा नहीं भर सकते। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, याद रखना 11 इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने 4 भरे हुए हैं। फिर आगे आ जाओ, 2p आता है। 2p, p में कितने भर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 6 भर सकते हैं, तो 6 इसमें भर दिए। तो 2 2 4 6 4 10, टोटल कितने हैं? 11। परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की संख्या बताता है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं। अब क्या करेंगे? फिर 3s आता है। फिर आ जाओ 3s, है ना। 3s में कितने भरेंगे? तो 6 2 8 1 6 2 8 2 10 और 1 11, क्योंकि एक ही बचा। इसमें भर 2 सकते हैं, लेकिन लास्ट में क्या बचा? एक ही बचा, तो 1 भर देंगे। तो भैया 2 2 4 4 10 11, 1s 2 2s 2 2p 6 और 3s 1। इसका मतलब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इस प्रकार से हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। चलिए ठीक है गुरुजी, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान गए। अब कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आओ कर लेते हैं। कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। जैसे किन तत्वों का करेंगे गुरुजी? अरे भाई कुछ तत्वों का कर लेते हैं। जैसे कैल्शियम का कर लेते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। तो भैया 1s, फिर उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर उसके बाद 3s में जाता है, फिर 1s 2s
फिर उसके बाद 2p में जाता है, फिर उसके बाद 3s में जाता है, फिर उसके बाद 3p में जाता है। तो 1s 2s 2p 3s 3p, फिर उसके बाद 4s, फिर उसके बाद 3d, इस प्रकार से चलता रहता है ना। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। तो भैया उसी प्रकार हमने भर दिया। अब देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 20। एस में कितना 2, एस में कितना 2, पी में कितना 6, एस में कितना 2, पी में कितना 6, एस में कितना 2। एक बार गिन लो, हमें 20 ही भरने थे। 2 2 4 से 4 10, 2 12, 6 18, तो 20। गुरुजी इसको हटा दीजिए, 20 हमारा भर गया, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, हाँ गुरुजी हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो, अब दूसरा हम और एक कर सकते हैं। मान लो जिंक का हमें करना है, इसका परमाणु क्रमांक 30 है, मतलब 30 इलेक्ट्रॉन है। फिर ऐसे ही लिख लो, पहले लिख लो, फिर करते हैं। तो 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p, फिर उसके बाद 3s, फिर उसके बाद 3p, फिर उसके बाद 4s, फिर उसके बाद 3d। ठीक है, चलो भरना शुरू करो। 30 है तो 2s में, 2s में, p में 6, s में 2, p में 6, s में 2, d में 10। देख लो ज़्यादा तो नहीं हो गया, कुल 30 थे। तो 2 2 4 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30। गुरुजी करेक्ट हो गया। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक सिस्टम और होता है। क्या होता है? ये तो रहा बोरबरी नियम। अब भैया एक नियम और होता है आफ बाउ। यह आफ बाउ था बोरबरी नियम। बरी नियम क्या है? बोर नियम क्या है? बोर कहते हैं कि 4 प्रकार की कोष होती हैं। कौन कौन सी कोष? तो पहली कोष को कहा जाता है के, पहली कोष को कहते हैं के। दूसरी वाली कोष का नाम होता है एल, तीसरी वाली कोष का नाम होता है एम, और चौथी वाली कोष का नाम होता है एन। क्या होता है? एन। तो 4 प्रकार की कोष होती है, के एल एम एन। के एल एम एन कितनी होती हैं? के एल एम एन। ठीक है गुरुजी, 4 प्रकार के कोष हो गई। अब पहली वाली कोष में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरी वाली कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तीसरी वाली में 18 रहते हैं, चौथी वाली में 32। 2 8 18 32 का उन्होंने नियम दिया। अब इस विधि से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, लेकिन आपको इसे अलग से नहीं पढ़ना, इसी से जोड़ लेना है। पहली कोष क्या है? के। तो भैया यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 कोष है ना, 1 2 3 4 कोष हैं। ठीक है, पहली के है, दूसरी एल है, तीसरी एम है, और चौथी एन है। यही 4 कोष हैं। हाँ गुरुजी। अब देखो यहाँ पे किसके आगे 1 लिखा है? गुरुजी इसके आगे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 भर दो। किसके आगे 2 लिखा है? इसके आगे भी 2 लिखा है, इस एस के आगे भी 2 लिखा है, मतलब ये भी 2 ये भी 2। तो दोनों को जोड़ लो, 6 2 8। फिर आगे आ जाओ, किसके आगे 3 लिखा है? ये भी तीसरी है, ये भी तीसरी है, मतलब पी के आगे भी 3 लिखा है, एस के आगे भी 3। 6 2 8। फिर 4, चौथी में एस है, और कोई चौथी है नहीं है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हो गया भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट। जिंक में आ जाओ, 1 2 3 4 कोष हैं। कौन कौन सी? पहली के, दूसरी एल, तीसरी एम, चौथी एन। अब 1 किसके आगे लिखा है? गुरुजी इस एस के आगे 1 लिखा, बाकी किसी के आगे नहीं लिखा। इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो 2 भर दो। अब भैया 2 किसके आगे लिखा है? गुरुजी एस के आगे 2 लिखा, पी के आगे 2 लिखा, इन दोनों के आगे 2 लिखा है ना। इसका मतलब ये दोनों दूसरी कोष है। 6 2 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के जोड़ दो। तीसरे वाले में आ जाओ, तीसरी। तो गुरुजी ये भी तीसरी है, ये भी तीसरी, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 लिखा है, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 6 2 8 10 18। चौथी कौन है? ये 4s2, चौथी ये वाली हो गई। तो भाई 2 8 18 और ये 2, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये भी कंप्लीट हो गया। तो दोनों प्रकार से आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख लिया। मुबारक हो, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है। जी हाँ, आगे चलिए दोस्तों, आगे चलिए। अब आते हैं तीसरे चैप्टर पे। तीसरे चैप्टर का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आवर्त सारणी के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। भाई जो हमारी आवर्त सारणी होती है, उस आवर्त सारणी में याद रखना, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसी लाइनें पाई जाती हैं, इनको कहते हैं आवर्त। 1 2 3 4 5 6 7, इनको कहा जाता है आवर्त। क्या कहते हैं बाबू? आवर्त। तो हमारी आवर्त सारणी के बारे में कुछ बातें आपको बताना है, तो याद रखिएगा आवर्त कितने होते हैं पूरे आवर्त सारणी में? आवर्त, तो आवर्त याद रखना 7 होते हैं। हमारी आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं, 7 होते हैं। तो आवर्त की संख्या कितनी हो गई? 7। तो हमारे आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी हो गई? गुरुजी 7 हो गई। चलो ठीक है।
ये तो आवर्त हो गए 7 ठो। अब इधर आ जाओ, इनको वर्ग कहते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवां, नौवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। मतलब टोटल ये जो ऐसे लाइनें हैं ना नीचे की तरफ, ये जो खंभे हैं, ये टोटल 18 खंभे हैं। इनको वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग। तो भैया क्या कहते हैं? वर्ग। तो वर्ग कितने हैं भाई? वर्ग कितने हैं? तो कुल वर्गों की संख्या 18 होते हैं। 18 होते हैं। लेकिन गुरुजी पहचान भी लिख दीजिए इनके। तो आवर्त की पहचान क्या है? तो भैया क्षैतिज रेखाएं, ये जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, क्षैतिज पंक्तियां है ना, तो इनको कहेंगे क्षैतिज पंक्तियां। आपकी क्या कहलाती हैं? क्षैतिज पंक्तियां। क्षैतिज पंक्तियां कुल कितनी है? 7। इनको कहते हैं आवर्त। वर्ग 18। वर्ग क्या है? तो वर्ग है ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, ऊपर की ओर जो लंबा लंबा है, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, तो इनको कहते हैं ऊर्ध्वाधर पंक्तियां। तो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 18। ठीक है सर। अब आ जाओ, अब हम बात करेंगे ब्लॉक की। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक जिसको समूह कहते हैं, समूह। तो भैया कितने ब्लॉक होते हैं, कितने समूह होते हैं? तो भैया देखो 4 समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं? 4 समूह। कौन कौन से? तो भाई यहां से यहां तक ये दोनों आते हैं एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक क्या आते हैं? एस ब्लॉक। तो ब्लॉक कुल मिलाकर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से? पहला एस ब्लॉक, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका पी ब्लॉक, जो यहां से यहां तक होता है, ये पी ब्लॉक कहलाता है। ये आपका पी ब्लॉक हो गया। तीसरा यहां से यहां तक आपका डी ब्लॉक होता है, ये आपका डी ब्लॉक है। ठीक है। और चौथा आपका ये नीचे वाला, इसको एफ ब्लॉक कहते हैं। टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से? पहला एस, दूसरा पी, तीसरा आपका डी, चौथा आपका क्या है? तो चौथा एफ। अब देखो एस ब्लॉक कौन है, पी ब्लॉक कौन है, टी ब्लॉक कौन है, एफ ब्लॉक कौन है, इस पर चर्चा कर लें। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, पहला और दूसरा, है ना। ये पहला, ये दूसरा, ये 2 ग्रुप यानी 2 वर्ग आते हैं। तो भैया वर्ग 1 और 2। तो इस ब्लॉक में वर्ग 1 और 2 आ जाते हैं। ठीक है। अगर बात करूं मैं पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यानी कि 6 वर्ग आते हैं टोटल। तो वर्ग 13 से 18 तक ये किस में आते हैं? पी ब्लॉक में आते हैं। अच्छा, डी ब्लॉक में कहां से कहां आते हैं? तो वर्ग 3 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब टोटल 3 से लेकर 12 तक 10 वर्ग हुए कुल। ठीक है। तो वर्ग 3 से लेकर 12 तक, वर्ग 3 से 12 हो गए। अब ये एफ ब्लॉक क्या है? तो एफ ब्लॉक नीचे 2 क्षैतिज लाइनें होती हैं, एक ये, इसको कहते हैं लैंथेनाइड, इसको कहते हैं एक्टिनाइड। तो यहां पर एफ ब्लॉक में लिखोगे 2 श्रेणियां होती हैं, पहली लैंथेनाइड और दूसरी क्या होती है? एक्टिनाइड। इस प्रकार से हमने आवर्त सारणी को समझ लिया। ये हमारी आवर्त सारणी की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जिनकी जानकारी रखना आपको जरूरी है, आगे बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। इसी तरह फास्ट ट्रैक रिवीजन लेके चल रहे हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिनकी जानकारी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, सिर्फ उन्हीं को हम पढ़ाएंगे। और इन जानकारी को लेकर के आप एकत्रित कर लीजिए, बढ़िया एक नोट्स बना लीजिए रिवीजन नोट्स करके, और उस रिवीजन नोट में दबा के रिवीजन करिए। क्या दिक्कत है? दबा के रिवीजन करते रहिए। अभी तीसरा चैप्टर अपलोड हुआ है नीचे वन शॉट में, जाकर के जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और आज हम 1 से अध्याय 3 तक रिवीजन किए हैं। अगला रिवीजन हमारा कब होगा हम आपको बता देना चाहते हैं। तो भैया देखो, आज अध्याय 1 से 3 तक हमने कर लिया है, 1 से 3 तक डन। अब क्या करेंगे? अध्याय कुछ टॉपिक उठाएंगे, अध्याय 4, 5, 6 नेक्स्ट क्लास में।
नेक्स्ट क्लास का इंतजार कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में अध्याय 4, 5, 6 का हम रिवीजन कराने वाले हैं। और सुनो, अगर अच्छा लगा हो, कुछ चीजें सीखे हो तो कमेंट में जरूर बता देना कि बाबा 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 हमने ये सीख लिया है। ठीक है, बता जरूर देना। मिलते हैं मेरी जान अगली क्लास में, तब तक के लिए बाबा को दे दो इजाजत। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर।